आप सभी को स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 7th का साइंस है। और इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक का वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें उस वीडियो को तो जाकर देख लीजिएगा। क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का जो साइंस है, चैप्टर 9 से लेकर के चैप्टर 18 तक। और चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 18 तक इसमें जितने भी प्रश्न दिया हुआ है चैप्टर वाइज, उस सही प्रश्न को आज हम एक ही वीडियो में आज हम समाप्त कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज क्लास 7th का साइंस लेकर आए हैं, कल हम क्लास 8 का लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्लास 7th आज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि क्लास 7th का हम साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हम आपको पढ़ा दिए। आज समाप्त हो जाएगी। तो कल से शुरुआत होगा मेरा क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। चैप्टर का नाम है, देखिए चैप्टर का नाम आपका है गंदे जल का निपटान। ठीक है, और ये सारे प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें कौन कचरा में उपस्थित होता है। तो लोहा, शीशा, पॉलीथीन, ये सभी कचरे में उपस्थित होता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है कि विश्व के कितने प्रतिशत लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होता है। तो ये आपका है 40%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। करीब कितना प्रतिशत भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में उपयोग होता है। तो 70% हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया। तो यह मनाया था 2003 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अगर किसी बाह्य कारक द्वारा जल के प्राकृतिक गुणों में हानिकारक परिवर्तन आता है तो उस जल को क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं दूषित जल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि लगभग कितना प्रतिशत सतही जल दूषित हो गया है। तो ये आपका है 90%। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि इनमें कौन दैनिक कार्य है। तो मुंह धोना, स्नान करना, कपड़ा धोना, इनमें से सभी यह क्या है, दैनिक कार्य है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है कि पारायुक्त जल में रहने वाली मछलियाँ के खाने से कौन सा बीमारी होता है। तो ये होता है आपका मीना माटा। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि आर्सेनिक युक्त जल के प्रयोग में कौन सा बीमारी होता है। तो ये आपका हो जाएगा आपका कैंसर और ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये दोनों बीमारी जो है ना आर्सेनिक युक्त जल के प्रयोग करने से होती है। बी और सी हो जाएगा, कैंसर और चर्म रोग। ठीक है, कैंसर और चर्म रोग जो है ना आर्सेनिक युक्त जल के प्रयोग करने से बीमारी हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है कि कौन सा वृक्ष तेजी से अपने आसपास के दूषित जल का अवशोषण करते हैं तथा वातावरण से शुद्ध जलवाष्प मुक्त करते हैं। तो यह आपका पौधा है यूकेलिप्टस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 11 है कि सेप्टिक टैंक तथा पेयजल के स्रोत, कुआं, चापाकल आदि के बीच कम से कम कितना फीट की दूरी होनी चाहिए। तो ये आपका होना चाहिए 20 फीट की दूरी। ठीक है, सेप्टिक टैंक और कुआं, चापाकल आदि के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 20। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 है कि कचरा कितने प्रकार के होता है। तो 2 प्रकार के होता है। ठीक है, जैविक और अजैविक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि पोलिया जो है ना, पीलिया बीमारी किसके कारण होती है। तो ये आपका होता है दूषित जल के सेवन से पीलिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने फ्रेंड्स कि मीना माटा बीमारी किससे होती है। तो ये आपका होता है पारायुक्त जल से। ठीक है, पारायुक्त जल से कौन सा बीमारी होता है, मीना माटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है फ्रेंड्स आपके सामने कि दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होती है। तो यह कम होता है। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि जैव निम्नलिखित कचरा कौन सा है। तो ये आपका कागज और लकड़ी जी, ठीक है। कागज और लकड़ी दोनों क्या है, जैव निम्नलिखित कचरा है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि जैव अनिम्नलिखित कचरा का उदाहरण कौन सा है। तो ये आपका है पॉलीथीन की थैली है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने फ्रेंड्स कि दूषित जल जनित रोग कौन है। तो आपका जो है ना ये है ब्लू बेबी सिंड्रोम और डेंगू, ठीक है। ये दोनों जो है ना दूषित जल जनित रोग है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने फ्रेंड्स कि बायोगैस का उपयोग जो है ना किस रूप में होता है। तो इसका उपयोग जो है ना ईंधन के रूप में होता है बायोगैस का उपयोग, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि वातन टैंक में कौन जीवाणु कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीजन करता है। तो यह करता है आपका बायोबी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। तो क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। तो इस तरह से चैप्टर 1 में जितने भी प्रश्न दिया हुआ था उसको समाप्त किए। अब चलते हैं हमारा अगला चैप्टर की ओर। हमारा अगला चैप्टर है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7 का साइंस, चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 18 और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक का हम वीडियो ऑलरेडी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक का वीडियो जो है ना अब आपको अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो, ठीक है। चलिए मेरा अगला चैप्टर हमारा 10 है। चैप्टर 10 है कि विद्युत धारा और उसके प्रभाव, ठीक है। ये आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। चलिए पढ़ते हैं इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को कि विद्युत धारा के प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था उनके प्रतीकों द्वारा दिखलाने वाले आरेख को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं, ठीक है। परिपथ आरेख कहते हैं विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उसके प्रतीकों द्वारा दिखलाए जाने वाले को क्या कहा जाता है। इसको कहते हैं परिपथ आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपथ आरेख। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 3 है कि ऊर्जा की बचत करने के लिए हम बल्ब की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ट्यूबलाइट, ठीक है। ट्यूबलाइट जो है ना ऊर्जा जो है ना कम खपत करता है। जब कभी भी किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वह गर्म हो जाता है। इससे विद्युत धारा का क्या कहता है, इसको कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। जब किसी चालक तार द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है और ऊष्मा उत्पन्न होकर क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। तो इस विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि बल्ब की तंतु किसका बना होता है। तो बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। बल्ब का तंतु टंगस्टन, तंतु का फिलामेंट, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है। अतिभार के कारण परिपथ में क्या उत्पन्न होता है, तो आपका जो है ना ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि किसी सेल के प्रतीक में लंबी रेखा सेल के किस सिरे को बताती है। तो ये बताता है आपका धनात्मक सिरे को, ठीक है। किसी सेल के प्रतीक में लंबी रेखा जो है ना वह क्या बताता है, धनात्मक सिरे को, ठीक है। लंबी रेखा धनात्मक सिरे को बताता है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 8 है कि किसी सेल के प्रतीक में छोटी तथा मोटी रेखा सेल के किस सिरे को बताती है। तो यह बताता है ऋणात्मक सिरे को, ठीक है। ऋणात्मक सिरे को बताती है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 है कि 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं धनात्मक सिरे, ठीक है। क्या कहते हैं, सॉरी बैटरी कहते हैं, धनात्मक सिरे नहीं, बैटरी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है। तो ये आपका फ्यूज है, ठीक है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा उपकरण का नाम ये है आपका फ्यूज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि क्या विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबक उपयोग होता है। तो जो है ना, हाँ, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। विद्युत घंटी में किसका उपयोग होता है, विद्युत चुंबक का। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 है कि
जब रूम हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब रूम हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है, तो ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि क्या विद्युत चुंबक लोहे की टुकड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो हाँ। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 14 है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो यह आपका जो है ना, इनमें से तीनों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जो है ना किस पर निर्भर करता है, तो तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार के पदार्थ की प्रकृति पर। इनमें से तीनों पर निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से तीनों पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने। गीजर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है, तो यह होता है रासायनिक प्रभाव। ठीक है, गीजर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है, रासायनिक प्रभाव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने। एमसीबी क्या है? देखिए एमसीबी क्या है, तो ये आपका एक स्विच होता है। क्या होता है? एमसीबी क्या है? एक स्विच होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि CFL विद्युत धारा ऊर्जा की क्या करती है, तो ये जो है ना बचत करता है। ठीक है, ट्यूबलाइट जो है ना विद्युत धारा की क्या करता है, बचत करता है, CFL। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, तो यह जो है ना चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, तो विद्युत चुंबक। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से चैप्टर 10 हमारा समाप्त हुआ। अब हमारा अगला चैप्टर आ गया, चैप्टर 11, और चैप्टर का नाम है रेशों से वस्त्र। रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं क्लास 7th का साइंस। चैप्टर का नाम है रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में जो दिया हुआ प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ऊन हमें किससे मिलता है, तो आप जानते हैं कि ऊन जो है ना भेड़ से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? भेड़ से हमें ऊन मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है कि भूरा तांगा कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। भूरा तांगा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 है कि दरी ऊन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पंजाब में। ठीक है, दरी ऊन जो है ना कहाँ पाया जाता है? पंजाब में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि चीन एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद कहाँ सबसे अधिक भेड़ की संख्या है, तो ये आपका है भारत में। ठीक है, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे अधिक भेड़ की संख्या कहाँ है? भारत में। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। कहाँ का भेड़ सबसे अच्छा ऊन पैदा करता है, तो ये आपका है न्यूजीलैंड का। ठीक है, न्यूजीलैंड का। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत को काट कर अलग हवा लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह कहलाता है ऊन कटाई। ठीक है, भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत को काटकर अलग हवा लेने करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऊन कटाई कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊन कटाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि मध्यम कोटि के ऊन की रेशे की लंबाई कितनी होती है, तो ये होता है 6 से 17 होता है। ठीक है, मध्यम कोटि के ऊन की रेशे की लंबाई कितना होता है? 6 से 17। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि सिल्क सल्वों से सिल्क रेशे प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह कहलाता है आपका सिल्क उत्पादन, रेशम उत्पादन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि सिल्क सल्व एक प्रकार का क्या है, तो ये है ना क्या है? आपका कीड़ा है। क्या है? कीड़ा है। ठीक है, सिल्क सल्व एक प्रकार का क्या है? कीड़ा है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रत्येक मादा सल्व थैले में कितने अंडे देने के बाद वह मर जाती है? तो 200 से 250, ठीक है। प्रत्येक मादा सल्व थैले में 200 से 250 अंडा देने के बाद मर जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि इनमें से कौन रेशम कीड़ा है? तो सूरी क्या है? रेशम कीड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 है कि भेड़ी का गर्भकाल कितने महीने में अंत करता है? तो ये आपका 5, ठीक है। भेड़ी का गर्भकाल कितने महीने में अंत करता है? 5 महीना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि एक मादा सल्व अंडा कितने इकाई में देती है? तो ये आपका हो जाएगा सैंकड़ा में देता है, ठीक है। कितना में? सैंकड़ा में देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि इनमें कौन ऊन नहीं देता है? तो ऊँट ऊन नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद याक, जो बकरा, ऊनी कुत्ता, ये सब क्या है? ऊन देता है, लेकिन ऊँट जो है ना ऊन नहीं देता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रश्न 15 है कि भारत में भेड़ के शरीर से बाल एक समान में सामान्यतः कितने बार काटे जाते हैं? तो 2 बार, ठीक है। भारत में भेड़ के शरीर से बाल जो है ना कितने बार काटे जाते हैं? 2 बार काटे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि इनमें से कौन ऊन उत्पादन करने वाला जानवर है? तो ये आपका है भेड़ और अंगोरा बकरा, ये दोनों जो है ना ऊन उत्पादन करने वाला जानवर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन है? तो ये आपका है नाली, ठीक है। राजस्थान में जो भेड़ पाया जाता है वो कौन सा नस्ल क्या होता है? नाली नस्ल का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने फ्रेंड्स कि भेड़ के शरीर से बाल कटाई के लिए कौन सा मौसम अच्छा होता है? तो ये आपका होता है बसंत और शरद, ये दोनों ऋतु जो है ना भेड़ के शरीर से बाल कटाई के लिए अच्छा मौसम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 19 है कि रेशम कीड़ा का निद्रा भ्रमण काल कितना घंटा का होता है? तो ये होता है 24 का, ठीक है, 24 घंटा का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि तैयार कोकून लगभग कितना सेंटीमीटर लंबा होता है? तो ये होता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 21 है कि ऊन में आसानी से आग नहीं पकड़ता क्योंकि उसमें कितना डिग्री सेल्सियस पर उसके रंग में परिवर्तन आरंभ होता है? तो यह होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उसके रंग में परिवर्तन का आरंभ होता है, इसलिए ऊन में आसानी से आग नहीं पकड़ता, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर हमारा अगला चैप्टर हो जाएगा आपका अगला चैप्टर 12 अम्ल क्षार एवं लवण, और आप पढ़ रहे हैं क्लास 7th का साइंस चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। और ये सभी प्रश्न जो है फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, आपका SCERT और NCERT दोनों बुक से लिया गया है। एक चैप्टर का एक प्रश्न लिया गया है, आपको लिए हम एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं जाए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से, और पहला प्रश्न लगाते हैं आपके सामने। अम्लीय पदार्थ में क्या रहता है? तो अम्ल रहता है। अम्लीय पदार्थ में अम्ल रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है इनमें से कौन अम्लों की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो नारंगी, कच्चे आम और सिरका, ये सब में अम्ल होता है, और अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है ना नारंगी, कच्चे आम, सिरका, ये सभी क्या होता है? खट्टे होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 3 है कोको कोला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आपका है ना कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। कोको कोला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 है साबुन जैसा महसूस होने वाले सभी पदार्थ में क्या होता है? तो क्षार होता है। साबुन जैसा महसूस होने वाले सभी पदार्थ में क्या होता है? क्षारक होता है। क्या होता है? क्षारक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 6 है कि नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयनों में किस रंग को का हो जाता है? तो यह हो जाता है आपका लाल रंग का, ठीक है। नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयनों में
किस रंग का हो जाता है? तो लाल रंग का, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। नीला एवं नारंगी में कौन सा रस पाया जाता है? सॉरी, नीला नारंगी नहीं, नींबू एवं नारंगी में कौन सा रस पाया जाता है? तो रसायनिक अम्ल पाया जाता है। तो ये होता है आपका सिट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ना, नींबू एवं नारंगी में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखिएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि लाल लिटमस पत्र क्षारीय विलयनों में किस रंग का हो जाता है? तो नीला हो जाता है। ठीक है, अम्ल में लाल होता है और क्षार में नीला होता है, याद रखिएगा। लाल लिटमस पत्र क्षारीय विलयन में हो जाता है नीला और अम्लीय विलयन में हो जाता है लाल। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि लाल पत्ता गोभी का रस किस रंग का होता है? तो बैंगनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 है कि चाइना गुलाब के रस का रंग किस तरह का होता है? तो यह होता है हल्का गुलाबी। ठीक है, चाइना गुलाब के रस का रंग हल्का गुलाबी होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम कौन है? तो ये आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम है। ठीक है, H2SO4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक नाम है HCl। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि सिरका में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग होता है? देखिए, मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम जो है ना, ये जो रंग होता है ये गुलाबी होता है। मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग होता है? मेथिल ऑरेंज में जब अम्ल मिलाया जाता है तो कौन सा रंग होता है? गुलाबी रंगों का हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? तो ऊष्मा मुक्त होती है। उदासीनीकरण की प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होता है? मुक्त होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि प्राकृतिक सूचक इनमें से कौन है? तो लाल पत्ता गोभी का रस ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, इनमें कौन खनिज अम्ल है? तो फार्मिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों क्या है? खनिज अम्ल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। ठीक है, कैसा होता है? कड़वा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि चूना जल में विद्यमान क्षारक का नाम क्या है? तो चूना जल में विद्यमान क्षारक का नाम है सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये चूना जल में विद्यमान क्षारक का नाम है। कौन कौन है? सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नहीं, ये सिर्फ हो जाएगा आपका चूना जल में विद्यमान क्षारक का नाम ही आपका है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चूना जल में विद्यमान क्षारक का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगले प्रश्न की अब यहाँ पर हमारा अगला चैप्टर हो जाएगा चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 13 है हमारा, चैप्टर 13 है मिट्टी। ठीक है, चैप्टर 13 का नाम है मिट्टी। चलिए इस चैप्टर में जो दिया हुआ प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें कौन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है? तो आपका मृदा जो है ना, एक प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, मृदा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का ऊपरी सतह मिट्टी होता है। ठीक है, तो मिट्टी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 है कि पौधों तथा जंतुओं की मृत अवशेषों के सड़ने गलने के कारण किसका निर्माण होता है? तो ह्यूमस का।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि मिट्टी के अवयव कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि चिकनी मिट्टी से क्या बनाई जाती है? तो मूर्ति, खिलौना, घर है, ये सब चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने, इनमें से कौन द्रवित भाग है? तो लवण का घोल और अम्लीय पदार्थ, ये दोनों क्या है? द्रवित भाग है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 7 है कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? तो 2015 में घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि मिट्टी के प्रमुख अवयव कितने होते हैं? तो 4 होता है, ठीक है। मिट्टी का प्रमुख अवयव 4 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आने को क्या कहते हैं? तो मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि मिट्टी के क्षय अथवा कटाव को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी का अपरदन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि चिकनी मिट्टी या मृणमय मिट्टी में कौन सी खेती किया जाता है? तो धान, गेहूँ, गन्ना, ये सभी जो है ना चिकनी मिट्टी या मृणमय मिट्टी। चिकनी मिट्टी को ही क्या कहते हैं? मृणमय मिट्टी कहते हैं, याद रखिएगा। तो चिकनी मिट्टी में कौन सी खेती किया जाता है? तो धान की खेती, गेहूं की खेती और गन्ना की खेती जो है ना चिकनी मिट्टी में किया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि दोमट मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? तो चना और मसूर की खेती जो है ना दोमट मिट्टी में किया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है फ्रेंड्स आपके सामने कि सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी होती है? तो रेतीली मिट्टी की होता है, ठीक है। रेतीली मिट्टी में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। तो कम जल धारण क्षमता जो होता है ना रेतीली मिट्टी में होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन मिट्टी के अपरदन का कारण नहीं है? तो ये आपका है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से मिट्टी का अपरदन नहीं होता है। तो ये जो है ना वृक्षारोपण मिट्टी के अपरदन का कारण नहीं होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगले प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न नंबर 15 है कि खीरा की खेती किस मिट्टी में होती है? तो ये जो है ना रेतीली मिट्टी में होता है, ठीक है। खीरा की खेती रेतीली मिट्टी में होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि ह्यूमस के कारण मिट्टी में क्या बनती है? तो उपजाऊ बनाती है, ठीक है। ह्यूमस जो है ना मिट्टी को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाती है। तो ह्यूमस के कारण मिट्टी में क्या बनती है? उपजाऊ बनती है मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता क्या होती है? तो कम होता है। रेतीली मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 18 है, देखिए कि खेतों की मेड़बंदी से मिट्टी अपरदन में क्या होता है? तो कम होता है, ठीक है। खेतों में मेड़ बनाने से मिट्टी अपरदन क्या होता है? कम होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि अधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी क्या हो जाती है? तो बंजर हो जाता है। आप मिट्टी में अधिक उर्वरक का प्रयोग कीजिएगा तो मिट्टी क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है, याद रखिएगा। अब हमारा अगला चैप्टर आ गया, चैप्टर 15, ठीक है। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 15, जीवों में श्वसन। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7 का साइंस, चैप्टर 15 जीवों में श्वसन। चलिए इसमें जो दिया हुआ प्रश्न को उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि स्वच्छावास की क्रिया कितने चरणों में होती है? तो ये आपका 2 चरणों में होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि संपूर्ण श्वसन क्रिया को प्रमुख कितने चरणों में बांटा गया है? तो ये आपका 2 चरण में बांटा गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कि पत्तियों की निचली सतह पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं स्टोमेटा रंध्र, ठीक है। स्टोमेटा और रंध्र कहते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर कुछ छिद्र पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा और रंध्र कहा जाता है, दोनों कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, ठीक है। पत्तियों की निचली सतह पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि बहुत पुराने पौधों की कड़ी त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं लेट्टीसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट्टीसेल कहते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि जंतुओं में श्वसन सामान्यतः विशेष अंगों द्वारा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं श्वसन नांग। क्या कहता है? श्वसन नांग कहा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि केंचुआ की त्वचा हमेशा नम्र तथा भींगी हुई रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? केंचुआ की त्वचा हमेशा नम्र तथा भींगी हुई रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं त्वचीय शोषण। आप जानते हैं ना कि केंचुआ जो है ना त्वचा से सांस लेती है। केंचुआ त्वचा से सांस लेती है, जिसके कारण जो है ना उसकी त्वचा नम्र और भींगी रहती है, जिसे हम कहते हैं त्वचीय श्वसन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने कि श्वसन के समय फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन के समय फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है आपका स्वच्छावास। ठीक है। श्वसन के समय फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वच्छावास कहते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है कि इनमें से कौन तिलचट्टा का श्वसन अंग है? तो तिलचट्टा जो है ना ट्रैकिया एवं श्वास रंध्र। ठीक है। ये क्या है आपका? तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा का श्वसन अंग का नाम क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया याद रखिए, ट्रैकिया एवं श्वास रंध्र। ठीक है। ये क्या है? तिलचट्टा का श्वसन अंग है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? देखिए कि प्रश्वास के समय फेफड़ा में ली गई वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितने होता है? तो ये आपका होता है 21 होता है। ठीक है। प्रश्वास के समय फेफड़ा में ली गई वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 21% है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपका 21% है वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। और जब हम प्रश्वसन के समय फेफड़ा में ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? 21%। वायु में ऑक्सीजन कितना होता है? 21%, याद रखिएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं के विखंडन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है अनोक्सी या अवायवीय श्वसन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि मछलियाँ में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ये आपका गिल्स के द्वारा आता है। किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। मछलियाँ में श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। ठीक है। गिल्स याद रखिएगा कि श्वसन के दौरान कोशिका में ग्लूकोज के ऑक्सीजन में किस के द्वारा जल तथा ऊर्जा बनता है? तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। श्वसन के दौरान कोशिका में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में किस के द्वारा जल तथा ऊर्जा बनता है? तो यह बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि किससे श्वसन में ग्लूकोज अणुओं के विखंडन से एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यह आपका होता है अनोक्सी या अवायवीय में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पढ़िए, क्या कहता है कि एक वयस्क मानव में समान स्थिति में श्वासोच्छ्वास दर औसतन प्रति मिनट कितना होता है? तो ये आपका होता है 15 से 18 होता है। एक वयस्क मानव में समान स्थिति में श्वासोच्छ्वास दर औसतन प्रति मिनट कितना होता है? तो 15 से 18 होता है, याद रखिएगा आप। अब हमारा अगला चैप्टर आ गया चैप्टर 16। चैप्टर 16 आ गया। चैप्टर का नाम है प्रकाश। आप पढ़ रहे क्लास 7th का साइंस। चैप्टर 16 चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो आइए इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न दिया हुआ है उसको हम कवर करते हैं, पढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, इनमें से कौन सीधी रेखा में गमन करता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आप हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है कि गोलीय दर्पण कितने होते हैं। तो गोलीय दर्पण जो है ना, ये आपका 2 तरह के होते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण कितने तरह का होता है, 2 तरह का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने कि प्रकाश की दिशा को बदलने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है। प्रकाश की दिशा को बदलने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो प्रकाश परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की दिशा को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 है लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। इनमें से कौन वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल लेंस जो है ना, वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 है कि किस लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो ये होता है आपका अवतल लेंस में, ठीक है। अवतल लेंस में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा, आभासी और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 7 है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिश्रण से बना होता है, तो 7 रंग, ठीक है। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से बना हुआ है, तो 7 रंगों से, ठीक है। सूर्य के श्वेत प्रकाश जो है ना, सूर्य का श्वेत प्रकाश में कितने रंग है, 7 रंग है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि वैसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, याद रखिए, आभासी प्रतिबिंब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, याद रखिएगा कि समतल दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या करता है, तो बदल देता है। समतल दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या करता है, बदल देता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बदल देता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़िए। यदि किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह अवतल हो, तो वैसे दर्पण को क्या कहा जाता है, तो कहते हैं इसको अवतल दर्पण, ठीक है। वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अवतल हो, उसको कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने फ्रेंड्स कि ऐसे प्रतिबिंब जो किसी पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, कौन सा प्रतिबिंब कहे जाते हैं, तो यह वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, याद रखिएगा इतना बात को आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है और उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। गोलीय दर्पण कितने तरह का होता है, तो गोलीय दर्पण जो है ना, कितने प्रकार का होता है, ये वो आपका 2 प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने फ्रेंड्स। सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाने वाला चित्र वास्तविक है या आभासी। सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला चित्र वास्तविक है या आभासी है, तो ये आपका वास्तविक है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला प्रतिबिंब जो है ना, यह वास्तविक होता है, याद रखिएगा आप इतना बात को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा। तो इनमें से हो जाएगा तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा जो है ना, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल दर्पण से भी, अवतल दर्पण से भी और उत्तल दर्पण से, ये सभी से ना वस्तु का हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने। आवर्धन शीशे में, आवर्धन नहीं, आवर्धन
आधाधरण शीशे में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो ये आपका होता है उत्तल लेंस का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि लेंस किसका बना होता है? तो लेंस जो है ना, यह पारदर्शक का बना होता है। ठीक है, लेंस पारदर्शक करने का मतलब शीशा का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा इतना बात। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से क्या होता है? तो छोटा होता है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ चैप्टर मेरा 16 समाप्त हुआ। अब हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 17। ठीक है, चैप्टर 17 है आपका अगला चैप्टर, पौधों में जनन। ठीक है, पौधों में जनन चैप्टर 17 आपका क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 17 है, पौधों में जनन। चलिए इस चैप्टर में जो दिया हुआ प्रश्न उसको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने है कि सभी पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां होती है। पौधों के शरीर की संरचना पौधों को क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है कायिक भाग। ठीक है, क्या कहलाता है? कायिक भाग कहलाता है। याद रखिएगा, सभी पौधों में जड़, तना, पत्तियां होती है और पौधों के शरीर की ये संरचना क्या कहलाती है? कायिक भाग कहलाता है, कायिक भाग। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि पौधों में जनन की विधियां बृहत भागों में बांटा गया है। पौधों में जनन की विधियां को बृहत भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है पौधों में जनन की विधियां। ठीक है, याद रखिएगा 2 भाग इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने, किस जनन में नए पौधों का उत्पादन बीजों से नहीं होता है? तो अलैंगिक जनन में। ठीक है, अलैंगिक जनन में नए पौधों का उत्पादन बीजों से नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन एक भूमिगत तना है जिसमें भोज्य पदार्थ संचित होता है? तो आलू, प्याज, लहसुन, इस क्या है? भूमिगत तना है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 है, किसकी सतह पर कई कलियां या आंखें विद्यमान होती है? तो आलू को देखे है ना, उसकी सतह पर कई कलियां आंखें विद्यमान होती है। ठीक है, आलू इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 16 नहीं, प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। मादा युग्मक से नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? तो निषेचन कहलाती है। मादा युग्मक से नर युग्मक के संयोजन क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जीवों जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जनन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाते हैं? जनन कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि युग्मनज में कई प्रकार के परिवर्तन के बाद क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। इतना बात याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने, किसी पौधा के कायिक भाग से नए पौधे उत्पन्न की जाने वाली विधियां क्या कहलाती है? तो अलैंगिक जनन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि वैसा फूल जिसमें नर जननांग तथा मादा जननांग साथ साथ पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो द्विलिंगी, पूर्ण और उभयलिंगी ये कहलाता है आपका। ठीक है, वैसे फूल जिसमें नर जननांग भाग तथा मादा जननांग सभी एक साथ पाया जाता है तो इसको कहते हैं द्विलिंगी, पूर्ण और उभयलिंगी। इनमें से सभी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि वायोफिल्म में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होती है? तो ये आपका होता है भूमिगत तनों द्वारा। ठीक है, बायोफिल्म में अलैंगिक जनन जो होता है ना, यह भूमिगत तनों के द्वारा होता है। इतना बात याद रखिए। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है आपका निषेचन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। एक कोशिकीय
एक कोशिकीय किस में मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो ये आपका होता है ईस्ट में। ईस्ट जो है ना एक कोशिकीय है और इसमें जनन जो है ना मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि बीजाणु जनन विधिया किसके अंदर बीजाणु बनते हैं? बीजाणु जनन विधि में किसके अंदर बीजाणु बनते हैं? तो पुमंग या एंड्रोसियम इसका आंसर हो जाएगा। बीजाणु जनन विधि में जो है ना पुमंग या एंड्रोसियम के अंदर बीजाणु बनते हैं, इतना बात याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने। कपास के बीजों का परिकीर्णन किसके द्वारा होता है? तो वायु, ठीक है, वायु हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकार्क तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है परागन कहलाता है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकार्क तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है कि अलैंगिक जनन की एक विधि जिससे स्पाइरोगाइरा में जन्म होता है किसके द्वारा? तो खंडन द्वारा। स्पाइगाइरा में किसके द्वारा जो है ना किस विधि द्वारा जनन होता है? तो अलैंगिक विधि द्वारा, ठीक है। अलैंगिक जनन में जो अलैंगिक जनन की एक विधि है स्पाइगोरा में, जो एक किस विधि द्वारा होता है? खंडन द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होता है? खंडन द्वारा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि वह विधि जिसमें एक ही फूल के परागन उसी फूल के वर्तिकार्क पर पहुंचते हैं, तो ये आपका है परपरागन, ठीक है। वह विधि जिसमें एक ही फूल के परागन उसी फूल के वर्तिकार्क पर पहुंचते हैं इसको कहते हैं परपरागन, ठीक है, परपरागन। तो इस तरह से दिया हुआ चैप्टर समाप्त हुआ। अब हमारा अगला चैप्टर होगा चैप्टर 18। चैप्टर का नाम है जंतुओं में रक्त परिसरण एवं उत्सर्जन। ये आपका चैप्टर 18 है, क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 18। चलिए पढ़ते हैं इसमें दिए हुए प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है कि जल को क्या कहा जाता है? तो कोशिका जल और कैपिलरी वाटर, ठीक है। जल को क्या कहा जाता है? कैपिलरी वाटर और कोशिका जल, इनमें से ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि हरे पौधों में भोजन का संश्लेषण किस में होता है? तो पतिया में होता है। किस में होता है? पतिया में। हरे पौधे में भोजन का संश्लेषण कहाँ होता है? पतिया में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने कि भोज्य पदार्थों को उनके संश्लेषण की जगह से अन्य जगहों तक ले जाने की क्रिया क्या कहलाता है? तो भोजन का स्थानांतरण कहलाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि प्लाज्मा में करीब कितना प्रतिशत जल होता है? तो प्लाज्मा में जो है ना आपका 90% जल होता है। कितना प्रतिशत? 90%। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि आवश्यकता से अधिक जल को पौधों द्वारा इस प्रकार शरीर से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। आवश्यकता से अधिक जल को पौधों द्वारा इस प्रकार शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। इनमें से कौन एक कोशिकीय जंतु है? तो अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। इनमें से कौन बहुकोशिकीय जंतु है? तो हाइड्रा बहुकोशिकीय जंतु है। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने। लाल रक्त कोशिकाएं किस आकार की होती है? तो गोलाकार होती है। लाल रक्त कोशिकाएं किस आकार की होती है? गोलाकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि रक्त के प्रमुख भाग कितना होता है? तो 2 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है रक्त को हृदय से बाहर विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? तो ये ले जाता है धमनी ले जाता है। कौन ले जाता है? धमनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि जंतुओं में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशेष रचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है?
तो इसको कहते हैं उत्सर्जी अंग। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 है कि मूत्र में ग्लूकोज का होना इस बात को इंगित करता है कि वह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? तो मधुमेह रोग का। ठीक है, मूत्र में ग्लूकोज का होना इस बात का इंगित करता है कि वह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? तो मधुमेह रोग से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि प्रत्येक वृक्क में लगभग कितनी छोटी छोटी नलिकाएं होती है? तो 10 लाख होता है। प्रत्येक वृक्क में कितनी छोटी छोटी नलिकाएं होती है? तो 10 लाख होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 15 है कि हीमोग्लोबिन नामक वर्णक किसमें पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में जो है ना, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिका हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने। निम्नलिखित रचनाओं में किसके द्वारा पौधे मिट्टी से जल अवशोषित करता है? तो ये आपका होता है मूल रोम। क्या होता है? मूल रोम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने। हृदय का तालबद्ध संकुचन तथा शिथिलन क्या कहलाता है? तो ये आपका करता है हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन कहलाता है। ठीक है, हृदय का तालबद्ध संकुचन तथा शिथिलन क्या कहलाता है? यह कहलाता है हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि रक्त का परिवहन हृदय में पूरे शरीर किसके द्वारा होता है? रक्त का परिवहन हृदय में पूरे शरीर में किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है धमनी द्वारा। ठीक है, धमनी द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने। निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न चूषण बल के कारण ऊंचे ऊंचे वृक्षों के शिखर तक जल पहुंचता है? तो ये आपका होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि पसीना में जल नाइट्रोजनी पदार्थ और क्या विद्यमान होता है? तो लवण। ठीक है, पसीना में जल नाइट्रोजनी पदार्थ और क्या होता है? लवण विद्यमान होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 21 है कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन होता है? तो ये आपका नेफ्रॉन होता है। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह से दिया हुआ चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। आप पढ़ रहे थे क्लास 7 का साइंस। ठीक है, चैप्टर 9 से लेकर के चैप्टर 18 तक जितने भी प्रश्न दिया होता है उस सभी प्रश्न को हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 का। ठीक है, तो क्लास 8 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये तीनों चैप्टर हम जो है ना, तीनों पार्ट का जो है ना चैप्टर वाइज प्रश्न हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तीनों हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा और साइंस होगा। ठीक है, अगला हम वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए साइंस का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों यारों में इसको शेयर कीजिए भाई आप लोग, ताकि आपके लिए हम अगला वीडियो लेकर आ सके और अपने दोस्तों में